Friends, welcome back to our channel TN Academy. So this is me, your educator Diksha, and I'm back with another topic of Annelida, that is earthworms reproduction. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने अर्थवर्म का जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड स्ट्रक्चर को डील किया था। तो नेक्स्ट जो है अभी हम लोग रिप्रोडक्शन पे जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी वो सारे लास्ट सीरीज़ नहीं देखे प्लीज़ आप लोग वहाँ से जाइए और जाके देख लीजिए। उसके बाद ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका बॉडी क्या कैसा स्ट्रक्चर है, तब आप इस टॉपिक को भी रिलेट कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन में क्या क्या सब है। तो सबसे पहले तो देखिए, द फेरेटिमा। फेरेटिमा क्यों है? क्योंकि इसका नाम था फेरेटिमा पोस्टुमा, मैंने लास्ट क्लास में बताया। जिन्होंने भी नहीं देखा आप लोग वहाँ से जाके एक बार देख लो। ठीक है, द फेरेटिमा इज मोनोशियस और hermaphrodite हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल। अब देखिए, फेरेटिमा इज अ मोनोशियस। मोनोशियस का क्या मतलब होता है? मोनोशियस, मोनोशियस या फिर हम लोग hermaphrodite या फिर हम लोग बाईसेक्सुअल कहेंगे। बाईसेक्सुअल भी एक टर्म आता है, वो हम लोग तब कहेंगे ना जबकि किसी एक ही इंडिविजुअल के पास बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अवेलेबल हो, मतलब कि उसके पास एक ही बॉडी में फीमेल और मेल दोनों ही का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहेंगे हर्मेफ्रोडाइट, या फिर उसी को हम लोग कहेंगे मोनोशियस, या फिर उसी को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसा कि सबको पता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये एक नेचर का रूल है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगा? अगर एक ही बॉडी में दोनों के दोनों प्रेजेंट हो तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, इसके लिए भी नेचर ने बनाया है कि इसमें जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसका जो मैच्योरेशन या फिर डेवलपमेंट का जो टाइम है वो थोड़ा आगे पीछे होता है, वैरी करता है। देखिए, वही लिखा है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स as a rule because of the relative position of male and female genital apertures, and also because earthworm are protandrous. The male gametes mature first and earlier than the female gametes, so that self-fertilization is prevented. Ferritima reproduces sexually only and no asexual reproduction occur। यानी कि इसका भी जो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी सेक्सुअली होता है, एसेक्सुअल नहीं होता। अब देखिए, प्रोटैंड्रस का क्या मतलब होता है? प्रोटैंड्रस दो वर्ड से मिला, एक का मतलब हो जाता है प्रो और एंड्रस। एंड्रोसियम, गाइनोसियम आप लोग फ्लावर्स में भी पढ़े होंगे, तो जहाँ पे भी एंड्रोसियम वर्ड आ जाएगा मतलब कि वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेल गैमीट्स का, और प्रो का मतलब होता है पहले। तो प्रोटैंड्रस यानी कि द मेल गैमीट्स मैच्योर फर्स्ट एंड अर्लियर दैन द फीमेल। तो अगर मान लीजिए एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों बॉडी है, लेकिन जो मेल है वो मैच्योर हो गया और जो फीमेल ऑर्गन है या फिर गमीट्स है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जो इमेच्योर है और जो इमेच्योर है वो तो कर नहीं पाएगा। तो यही प्रोटैंडस का कंडीशन होता है अर्थवर्म में, इसीलिए ये हो गया हमारा हर्मेफ्रोडाइट। और ठीक है, ये अर्थवर्म हो गया, और इसी का एक अपोजिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनस, यानी कि उसमें जो जो फीमेल बॉडी होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये मोनोशियस है, ये बाइसेक्सुअल होता है, ये हर्माफ्रोडाइट है, और साथ ही साथ ये क्या है? प्रोटैंड्रस है। प्रोटैंड्रस इसलिए है क्योंकि इसमें जो मेल गमीट्स है वो पहले डेवलप हो जाता है फीमेल के, तो यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, अब चलिए, हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा डायग्राम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका सेगमेंट्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सेगमेंट्स का नंबरिंग नहीं दिया हुआ, ऑल्दो आप लोग जब अपना नोट्स ड्रॉ करेंगे, एग्जामिनेशन में बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा है स्पर्मा थीका। सबसे पहले यहाँ पे स्पर्मा थीका दिख रहा है, उसके बाद टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस सैक दिख रहा है, स्पर्मिड्यूशल फेनल दिख रहा है, सेमिनल वेजाइकल दिख रहा है। ये सारा क्या है? नाम से क्या लग रहा है? ये सारा किसका पार्ट हो जाएगा? ये सारा हो जाएगा मेल का। ठीक है, और अब देखिए, यहाँ से आ रहा है ओवरी, ओविड्यूसल फेनल, ओविडक्ट, तो ये क्या हो जा रहा है? ये फीमेल का हो जा रहा है। तो हमको दिख रहा है ना कि एक ही बॉडी के अंदर मेल भी है और फीमेल भी, इसीलिए इसको हम लोग हर्मेफ्रोडाइट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले स्पर्मा थीका। स्पर्मा थीका ऑल्दो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, बट आप लोग पढ़ेंगे। बट नीचे देखिए टेस्टिस है, यहाँ से टेस्टिस शुरू हो रहा है, उसके बाद टेस्टिस सैक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सब है। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? टेस्टिस एंड टेस्टिस सैक।
The testes are two pairs, very minute, whitish and lobed structure situated one pair each in the segment 10th and 11th. यानी कि ये जो सेगमेंट है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 10th और इसके नीचे वाला हो जाएगा 11th, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका टेस्टिस। और क्या लिखा हुआ है, वेरी माइन्यूट वाइटिश एंड लोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत छोटा सा है, माइन्यूट है एकदम, मतलब नेग्लिजिबल टाइप का है, और लोब्यूल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये टेस्टीज ये एकदम छोटा सा है, ये यहाँ पे छोटा सा, और यही ऐसे ही दो पेयर, मतलब दो पेयर, एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, यानी कि टोटल 4 नंबर है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ each testis consist of 4 to 8 ring like lobules projecting from a compact base, यानी कि रिंग लाइक का इसके पास फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन ऐसा 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 सा बना रहेगा। ठीक है, each lobule of testis contains rounded cells in masses called spermatogonia। तो ये जो सारा फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर होगा, इसी में छोटा 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 कॉम्पैक्ट राउंडेड मास होगा, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया कर रहे हैं। ठीक है, दीज टेस्टीज आर वेल डेवलप्ड ओनली ड्यूरिंग द यंग स्टेज ऑफ द वर्म एंड बिकम डीजेनरेटेड इन द एडल्ट वर्म, यानी कि जब ये यंग होगा तभी ये मैच्योर होगा, उसके बाद डीजेनरेट कर जाएगा एडल्ट में। द टेस्टीज ऑफ ईच सेगमेंट आर फाउंड इनक्लोज्ड इन अ थिन वॉल्ड वाइट बाइलोब्ड एंड फ्लूइड फिल्ड sacs called testis sac. Thus there are two testis sacs situated in the segment 10th and 11th behind each of the 4 testes। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, टेस्टिज है, उसके बाद टेस्टिज सैक है, यानी कि टेस्टिज जहाँ रहेगा उसी के ठीक पीछे, मतलब वो प्रेजेंट रहेगा टेस्टिज सैक में। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका हो गया टेस्टिज सैक, इसी के अंदर है टेस्टिज। ठीक है, तो इसका जो पोजिशनिंग था वो 10th एंड 11th था, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टिज सैक का भी वही हो जाएगा, तो वही लिखा है 10th एंड 11th। उसके बाद बिहाइंड ईच ऑफ द 4 टेस्टिज इन द टेस्टिज सैक इज अ लार्ज स्पर्मेटिक फनल। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये हो गया आपका टेस्टिस, ये हो गया टेस्टिक सैक, और इसी के पीछे एक स्पर्मेटिक फनल, या फिर उसी को हम लोग कह रहे हैं स्पर्मीड्यूसल फनल प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहले हो गया टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है, टेस्टिस सैक में, और फिर उसके नीचे क्या है, स्पर्मीड्यूसल फनल है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दस देयर आर behind each of the 4 testes in the testis sac is a large spermatic funnel having folded and ciliated margin। तो इसके अंदर जो है ना वो ciliated cilia like का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टेस्टिस सैक रिमेन इन कम्युनिकेशन विद द सेमिनल वेसिकल। ये जो टेस्टिक सैक है ना, ये सेमिनल वेसिकल के कम्युनिकेशन में रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये टेस्टिज सैक है, इसके यहाँ पे एक कनेक्शन टाइप का दिख रहा है, वही लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में कनेक्शन में रहता है। उसके बाद दी स्पर्मेटोगोनिया आर शेड इनटू द टेस्टिज सैक एंड पास इनटू द सेमिनल वेसिकल वेयर दे अंडरगो मैच्योरेशन टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, finger like lobules projecting from a compact base, each lobule of the testis contain round cells called spermatogonia। यानी कि टेस्टिस के अंदर है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। तो अब क्या लिखा हुआ है, दी स्पर्मेटोगोनिया आर शेड इनटू द टेस्टिस सैक, यानी कि यहाँ से जो स्पर्मेटोगोनिया है वो टेस्टिस सैक में शेड हो जाएगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये टेस्टिस सैक में सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से वो चला जाएगा सेमिनल वेसिकल में, यहाँ पे जाएगा सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल में ही आके इसका मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा, और उसके बाद वो क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे था टेस्टिस एंड टेस्टिक सैक, उसके बाद हम लोग देखे स्पर्मेटिक फनल, उसके बाद हम लोग देखे सेमिनल वेसिकल। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल जो है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये क्या। These are two pair of large white sac-like bodies, one pair each in the 11th and 12th। टेस्टिस हम लोगों का कहाँ प्रेजेंट था, और टेस्टिस सैक कहाँ प्रेजेंट था, 10th और 11th में। ठीक है, तो अब जो सेमिनल वेसिकल है वो हमारा 11th एंड 12th में प्रेजेंट हो गया। सेमिनल वेसिकल हमारा कहाँ पे है, देखिए ये वाला है आपका सेमिनल वेसिकल, ये एक हो गया, तो ये वाला एक हो गया, और एक ये हो गया, और ऊपर वाला आप लोग देख रहे होंगे ना जो एंटीरियर में, वो एकदम छोटा सा, इंटीरियर वाला जो बहुत ही स्मॉल है, और ये जो पीछे वाला है
जो पोस्टीरियर वाला है ये बहुत ही बड़ा है देखने में, ठीक है। तो टेस्टिस है, टेस्टिस के पीछे, यानी कि ये 11th एंड 12th में सिचुएटेड होगा। द एंटीरियर सेमिनल वेसिकल आर स्मॉलर दैन द पोस्टीरियर। द seminal vesicle of the 11th segment are found enclosed in the posterior larger testis sac, while those of the 12th segment are exposed in the coelomic cavity। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो 11th नंबर यानी कि जो आगे वाला है वो फाउंड इंक्लोज इन द पोस्टीरियर लार्ज टेस्टिस सैक। ये जो पीछे वाला टेस्टिस सैक भी जो एंटीरियर है वो थोड़ा सा छोटा है और जो पोस्टीरियर है वो थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए इसका जो पहला वाला यहाँ पे जो पहले टेस्टिस सैक है उसके बाद सेमिनल वेजाइकल है, यानी कि जो टेस्टिस सैक का जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमिनल वेजाइकल का एंटीरियर वाला। तो वही लिखा हुआ है कि जो इसका एंटीरियर है वो पोस्टीरियर टेस्टिस सैक में इंक्लोज्ड है, वाइल दी दोज ऑन 12 सेगमेंट आर एक्सपोज्ड इनटू द सेलोमिक कैविटी। यानी कि ये देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो पहला वाला है ये देखिए यहाँ पे ये आपका इंक्लोज्ड है टेस्टिस सैक में, लेकिन जो पीछे वाला है ये वाला जो है ये सिलोमिक कैविटी में। यहाँ पे कोई भी सैक लाइक का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो है सिलोमिक कैविटी में। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए दीज आर ऑल्सो प्लेस्ड वेंट्रोलैटरली beneath the stomach and since they developed as septal outgrowth hence they are also known as septal pouches। तो ये दोनों जो है ये हमारा पता है ना आपको, ये वेंट्रल साइड है क्योंकि जितना भी पोर्स अपर्चर था वो सारा वेंट्रल साइड में था। हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये वेंट्रल पोर्शन है। अब वेंट्रोलैटरली मीन्स कि देखिए अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये वेंट्रल है और अगर लाइन के बीचों बीच प्रेजेंट है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, मीडियन में, वेंट्रल मीडियन। लेकिन अगर साइड में प्रेजेंट है जैसे कि इस साइड तो हम लोग उसको कहेंगे वेंट्रोलैटरल, यानी कि वेंट्रल साइड तो है लेकिन लैटरल है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा राइट थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड में है। तो वही ये जो सेमिनल वेसिकल है ये थोड़ा साइड में है, वही लिखा हुआ है कि वेंट्रोलैटरली बीनीथ द स्टमक। और ये चूंकि यहाँ पे जो सेप्टा है, एक एक जो सेप्टल है इसी में से ये निकला है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सेप्टल पाउचेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वासा डिफरेंशिया, इट्स स्पर्मेटिक फनल लीड्स इनटू अ थिन नैरो थ्रेड लाइक sperm duct or vas difference। Thus, the two vasa differentia of each side run very closely and laterally to the nerve cord beneath the alimentary canal on the ventral body wall। अब देखिए वासा डिफरेंशिया क्या है। इट्स स्पर्मेटिक फनल, ये वाला हो गया हमारा स्पर्मेटिक फनल या फिर हम लोग इसी को कह रहे हैं स्पर्मिड्यूसल फनल, ठीक है। इस स्पर्मेटिक फनल लीड्स इनटू अ नैरो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये डक्ट निकल के आ रहा है एकदम सा नैरो थ्रेड लाइक स्पर्म डक्ट और वासा डिफरेंशिया, ये जो आ रहा है ना इसी को हम लोग कह रहे हैं वासा डिफरेंशिया। और देखिए यहाँ पे चूंकि दो स्पर्मिड्यूसल फनल है, एक इस साइड एक इस साइड, तो दोनों में से निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि इस साइड से 2 आ रहा है और इस साइड से भी आपका 2 आ रहा है। और ये आके यहाँ पे 18 सेगमेंट में आके ज्वाइन कर दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड को। ये वाला जो ग्लैंड है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और इसी में ये आके मिल जा रहा है, यानी 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, दोनों आके 18 सेगमेंट में, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट होगा ना ये 18th होगा, 18 सेगमेंट पे आके प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल जा रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है और ये जो बचा हुआ एसेसरी ग्लैंड इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। देखिए these are a pair of large white solid and irregular shaped granular mass situated on the either side of the gut in the segments from 16th और 17th to 20th और 21st। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है ना ये दोनों साइड प्रेजेंट रहेगा, या तो 16 से 17 तक में रहेगा यानी 16 17 और या फिर 20 या 21, यानी कि वैरी करेगा, या तो 16 17 या तो 20 21, स्पीसीज टू स्पीसीज थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है इसका कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए ईच प्रोस्टेट ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम ग्लैंडुलर रीजन एंड अ स्मॉल पार्ट नॉन ग्लैंडुलर, यानी कि इसमें ग्लैंडुलर और मोस्टली जो होगा वो आपका मैक्सिमम ग्लैंडुलर रीजन होगा और स्मॉल पार्ट ऑफ नॉन ग्लैंडुलर रीजन होगा। ईच फ्रॉम ईच प्रोस्टेट ग्लैंड इमर्जेस थिक कर्व्ड प्रोस्टैटिक डक्ट इन 18 सेगमेंट। तो देखिए अब ऊपर से हमारा आ रहा था 2 वासा डिफरेंशिया इस साइड और 2 इस साइड आ रहा था और नीचे आके ये मिल जा रहा था आपका प्रोस्टैटिक ग्लैंड में। अभी क्या बोल रहा है कि यहाँ से भी एक प्रोस्टैटिक डक्ट निकला, तो इस साइड से एक डक्ट निकलेगा जो कि 18 सेगमेंट में निकलेगा, ठीक है। डायग्राम में भी आपको दिखाते हैं, आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए। 18 सेगमेंट में निकलेगा।
The duct joins the two vasa differentia of each side, and these three ducts are enclosed in a common sheet to form a common prostatic spermatic duct, which opens separately through a male genital aperture. अब देखिए, दो वासा डिफरेंशिया से आ रहा है और एक आपका आ रहा है प्रोस्टैटिक डक्ट से, ठीक है। तो मिला के यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि तीन तरीके का यहाँ पे डक्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो तीनों डक्ट होता है ना, प्रोस्टैटिक डक्ट को मिला करके और साथ ही साथ ये जो आपका वासा डिफरेंशिया का होता है, इसको मिला करके एक फाइनल मेल हमारा जेनाइटल अपर्चर मिलता है, ठीक है, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ 18 सेगमेंट में ओपन होता है। वेंट्रल साइड, पीछे की साइड, हम बताए थे एक्सटर्नल फीचर्स में ही कि जितना भी अपर्चर या ओपनिंग होगा वो सारा वेंट्रल साइड में होगा। दस ईच जेनाइटल अपर्चर हैज़ 3 सेपरेट अपर्चर, 2 ऑफ ईच वासा डिफरेंशिया एंड 1 ऑफ प्रोस्टैटिक ग्लैंड, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे 3 अपर्चर हो रहा है। ऑल्दो द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टैटिक ग्लैंड इज़ नॉट डेफिनेटली नोन, मतलब कि अभी तक प्रोस्टैटिक ग्लैंड का क्या फंक्शन है ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं, देखिए, हाँ, यहाँ पे हमारा आ रहा है वासा डिफरेंशिया का 2 डक्ट इधर से, 2 इधर से आ रहा है। उसके बाद प्रोस्टैटिक ग्लैंड में से भी जो डक्ट निकल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, और कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट यहाँ पे मिलके बना रहा है, और ये यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, और ये वाला सेगमेंट है सेगमेंट नंबर 18। तो यहाँ तक इसका काम खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, एसेसरी ग्लैंड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला एसेसरी ग्लैंड, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी एक है, यानी कि ये भी 2 पेयर में। आप लोग देख रहे होंगे मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे पेयर्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग एसेसरी ग्लैंड को डिटेल में देख लेते हैं कि वो क्या है। तो देखिए, दीज आर 2 पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर सिचुएटेड 1 पेयर इन ईच सेगमेंट 17th एंड 18th। तो 18th में आके हमारे यहाँ पे ये दिख रहा था कि इसका अपर्चर बन रहा था, और 17th और 18th में एक हम दिखाए थे अपर्चर के ऊपर एक नीचे। तो 17th एंड 18th ऑफ द वेंट्रल बॉडी वॉल एट द लैटरल साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड, these glands open to the outside by a number of small ductules on the 2 pair of genital papilla situated on the either side of mid ventral line in 17th and 19th segments externally, ठीक है। तो ये जो डक्ट्यूल्स है ये क्या होता है, 2 पेयर ऑफ जेनाइटल पैप्लिया फॉर्म करता है, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज बिलीव टू कीप टुगेदर द 2 वर्म्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, मतलब कि ये एक डक्ट लाइक का स्ट्रक्चर बनाएगा और इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। ऑब्वियसली नाम है एसेसरी ग्लैंड है, तो बस ये एसेसरी ऑर्गन है, लेकिन इसका क्या काम है, जब 2 अर्थवर्म कॉपुलेट करता है, मतलब कि एक अर्थवर्म इस साइड से आ गया आपका, एक अर्थवर्म इस साइड से आ गया, तो यहाँ पे कुछ डक्ट्स लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है जो कि होल्ड करने में जेनाइटल पेप्लिया रहता है, जो कि होल्ड करने में एक दूसरे को हेल्प करता है, वही इसका काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, द स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम द टेस्टिज आर शेड इनटू द टेस्टिज सैक। जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो रहा था हमारा टेस्टिज में, वो टेस्टिज सैक में शेड होता है और फिर पास ऑन टू दी सेमिनल वेजाइकल वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस इज कम्प्लीटेड एंड टेल्ड स्पर्मेटोजोआ और फॉर्म, मतलब कि जहाँ पे ये बन रहा है ये वहाँ पे मैच्योर नहीं हो रहा है, इसको मैच्योर होने के लिए कहाँ जाना पड़ा, सेमिनल वेजाइकल में, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है और फिर टेल्ड स्पर्मेटोजोआ मतलब कि फॉर्म हो रहा है। नाउ दीज स्पर्मेटोजोआ अगेन इंटर द टेंथ, मतलब ये देखिए टेस्टिस से टेस्टिस सैक में, फिर सेमिनल वेजाइकल में आया और फिर वापस से ये टेस्टिस सैक में जा रहा है थ्रू दी स्पर्मेटिक फनल गो डाउन दी वासा डिफरेंशिया, फिर से स्पर्मेटिक फनल में आया और फिर से स्पर्मेटिक फनल था ना, ऐसा आया, उसके बाद फिर से नीचे वासा डिफरेंशिया में गया एंड आर डिस्चार्ज थ्रू द मेल जेनाइटल अपर्चर अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टैटिक ग्लैंड। तो यहाँ से जो प्रोस्टैटिक ग्लैंड का सिक्रेशन आ रहा था और ऊपर से ये जो वासा डिफरेंशिया आ रहा था, यहाँ पे साइड में आपका प्रोस्टैटिक ग्लैंड, तो इनसे मिलके ये फाइनल जाके डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से मेल अर्थवर्म की बॉडी से स्पर्म जो है वो रिलीज होता है। होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और क्या कैसे कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक फिगर बनाया हुआ है, ये यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसका हालांकि ज़रूरत तो नहीं है बट आप लोग अपने समझने के लिए ले सकते हैं। इसमें मतलब जैसे कि अगर अर्थवर्म के बॉडी को हम लोग कट करेंगे, मान लीजिए कि उसका बॉडी ऐसे ऐसे इलोंगेटेड है, तो इसको बीच से अगर कट करेंगे तो बीच से कट करने के बाद जो ट्रांसवर्स सेक्शन TS जिसको हम लोग कहते हैं,
वहाँ से कैसे दिखेगा। तो ये सब देखिए डॉर्सल वेसल है, बॉडी वॉल है, इंटेस्टिनल वेसल है, तो ये सारा कुछ देखने को मिलता है। ऑल्दो ये डायग्राम आपको अपने समझने के लिए दिया गया, आपको एग्जामिनेशन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में बनाने के लिए यही डायग्राम है जिसको कि आप लोग बनाएंगे, लेकिन हाँ ध्यान रहेगा इसमें आप लोग नंबरिंग अपने से 1 2 3 4 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। इसमें क्या क्या था, टेस्टिस एंड टेस्टिस सैक, उसके बाद था हमारा सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड। तो यहाँ तक हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।